हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आ गए पार्ट 3 को लेकर के। बाकी दो वीडियो में मैं आपके सामने था, लेकिन इस वीडियो में मुझे सामने आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वीडियो है और थोड़ा सा ट्रिक है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ महाराष्ट्र में लातूर डिस्ट्रिक्ट। शायद आप लोगों में बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा लातूर का नाम। तो इस जगह मैं पोस्टेड हूँ और काफ़ी दूर हूँ आपकी रांची से, लेकिन मैं बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे ये बड़े भाई का ये चैनल है सक्सेस पॉइंट। और सक्सेस पॉइंट रांची आप लोग जानते होंगे, वहाँ आप लोग पढ़े भी होंगे। तो मैं मैक्सिमम आपके साथ ऑनलाइन ही हूँ। ऑफलाइन होने की संभावना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं इतना दूर हूँ कि ऑफलाइन नहीं हो सकता हूँ। तो इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये है कि आप लोग थोड़ा ये ज़रूर मेंशन करें, कमेंट में ज़रूर डालें कि जो भी वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे आपने स्टोन एज देखा होगा और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 भी आपने देखा है। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की कमी महसूस हो या कोई भी आप सुझाव देना चाहते हों, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि हाँ सर ये कीजिए तो बेहतर होगा। मैं बिल्कुल आपके साथ ऐसा करूँगा, क्योंकि मेरा अभी तक यही प्रयास रहा है कि मैंने जो भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है, उस वीडियो को देखने के बाद पर्टिकुलर दैट चैप्टर, मतलब उस चैप्टर से, जैसे स्टोन एज आपने देख लिया, सिंधु सत्ता भी आपका ये फाइनल हो जाएगा। तो इस दोनों चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, एसएससी बैठिए, जेपीएससी बैठिए, बीपीएससी बैठिए, किसी भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, रेलवे में जाइए, तो मुझे लगता है कि इससे बाहर कुछ जाना है। 99% मैंने इसे कवर करने का प्रयास किया है और बिल्कुल ईजी तरीके से और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ऑब्जेक्टिव भी अभी मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि मैंने सिर्फ वीडियो देखा तो उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ। ऑब्जेक्टिव करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये देखने के बाद मुझे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान लग रहा है। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो में, इसके अलावा भी कहीं भी कोई आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है तो स्टोन एज और इंडस सिविलाइजेशन से आप करके देख सकते हैं। मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोग उसमें अच्छा करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ने का कारण मेरा ये है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि झारखंड में काफ़ी केसेस कम हो गए हैं और झारखंड सरकार अब विचार कर रही है कि हो सकता है बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ एग्ज़ाम कब होने वाला है। मेरा अंदाज़ा मैक्सिमम जुलाई लास्ट, नहीं तो अगस्त में होने की संभावना पूरी तरह से मुझे लग रहा है। तो उसको टारगेट करते हुए आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए और ईमानदारी से सिर्फ वीडियो को ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि कुछ आपसे छूटने वाला है। इसके बाद मैं बहुत सारा वीडियो लाऊंगा और आप लोग बिल्कुल मुझे प्रोत्साहित कीजिए, और जैसे जैसे प्रोत्साहन करेंगे मैं उस तरह से आपके नज़दीक आता जाऊंगा। चलिए, एक छोटा सा ट्रिक है आपके सामने। इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये मैंने इसीलिए डाला क्योंकि क्या है कि नदी से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे क्या आता है कि लोथल किस नदी के पास है, मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है, कालीबंगा किस नदी के पास है। तो एक ध्यान दीजिए, अभी सामने आपके ऑप्शन पड़ा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के पास है, मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो दोनों आसपास में ही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर पर आपको चनूदड़ो है और ये दोनों सिंधु नदी पे ही है। और हड़प्पा आपको रावी नदी पे है, कालीबंगा घग्गर नदी पे है, रंगपुर आपको मदर लिखा गया है, मादर बोलते हैं उसको, मदर बोलिए कोई दिक्कत नहीं। मांडा आपको चेनाब नदी पे है, बनावली आपको सरस्वती नदी पे है और रोपड़ सतलज नदी पे है। ठीक है, रोपड़ जिसको अभी रूपनगर बोलते हैं। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, आपके बगल में आप देख सकते हैं। ट्रिक में आपका है लो भी, लो से आपका हो गया लोथल और भी से हो गया भोगवा। एक छोटा सा ट्रिक है, लो भी यानी लो से हो गया लोथल, भी से हो गया भोगवा। उसके नीचे आइए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का मो लीजिए यानी मो, और सिंधु का सी लीजिए तो मौसी। तो क्या बन गया, लोभी मौसी। हड़प्पा में जाएंगे, हड़प्पा में ह से हो गया ह और रा से हो गया रावी नदी से रा यानी हरा, तो लोभी मौसी हरा। कालीबंगा में क से आएंगे कंघा और घ से आएगा घग्गर, तो क्या हो गया, लोभी मौसी हरा कंघा ले गई। एक छोटा सा ट्रिक है, लोभी मौसी हरा कंघा ले गई। शायद ये ट्रिक आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना भी हो। तो लोभी मौसी हरा कंघा ले गई। और इसके बाद मैंने थोड़ा चेंज किया है, जैसे रंगपुर, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अरे इसका जो रंग है ये माँ पे गया है, मदर पे गया है, तो क्या बोलेंगे, रंगपुर यानी मदर, यानी रंग किस पर गया, मदर पे गया। नेक्स्ट आइए मांडा, माँ ने, मांडा से माँ हो गया, माँ ने क्या किया, चनाब यानी चना,
माँ ने क्या किया, चना बनाया। नीचे आप देखिए बनावली, यानी माँ ने चना बनाया किसके लिए, सरस्वती के लिए। यानी बनावली किस नदी के तट पे है, सरस्वती नदी के तट पे है। नेक्स्ट आइए रोपड़। रोपड़ से एक लगता है जैसे पापड़, बिल्कुल आप जॉली मूड में जाएंगे तो आपको लगेगा रोपड़ क्या है, पापड़। तो पापड़ क्या होगा, सतलज। सतलज में देखिए तल, यानी पापड़ भी तल लिया गया है। तो एक छोटा सा ट्रिक पूरा हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। लोभी मौसी हरा कंगा ले गई, यहाँ एक ट्रिक हो गया जिसमें कि 4 आपको आ गए। लोथल का भगवा हो गया, मोहनजोदड़ो का सिंधु हो गया, हड़प्पा का रावी हो गया, कालीबंगा का घाघर हो गया। नेक्स्ट आते हैं रंगपुर से। रंग किस पर गया, मदर पे गया। तो रंग मदर पर गया, माँ ने चना बनाया सरस्वती के लिए और पापड़ भी तल दिया। ठीक है, तो एक छोटा ट्रिक है, 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। कुछ लोगों को अगर ऐसे भी याद है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, बिना ट्रिक का भी याद रख सकते हैं, और जिनको ट्रिक अच्छा लगो वो ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए लोथल की खोज किसने की थी, डॉक्टर एसआर राव। डॉक्टर एसआर राव ने 2 जगह की खोज की, एक तो रंगपुर और एक लोथल। ये ध्यान रखिएगा, रंगपुर भी गुजरात में है और लोथल भी गुजरात में है। तो ये छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ भी सेट होगा कि डॉक्टर एसआर राव गुजरात में खोज किए, क्या क्या आ जाएगा, लोथल और रंगपुर, दोनों गुजरात में। इसके बाद आइए मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की, ये तो मैं बहुत बार आपको सुना चुका हूँ। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, ये भी आपको याद होगा। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, ये थोड़ा याद रखिएगा, कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। तो कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की। मांडा की खोज जेपी जोशी। जेपी जोशी ने 2 स्थल की खोज की थी, आपको मैंने डिस्कस किया था। धौलावीरा की खोज भी जेपी जोशी ने ही की थी। तो ध्यान रखिएगा, धौलावीरा और मांडा दोनों की खोज जेपी जोशी ने की थी। बनावली की खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने। ठीक है, बनावली की खोज किसने की, आर.एस. बिष्ट ने। रोपड़ की खोज किसने की, बी.बी. लाल ने। ठीक है, बी.बी. लाल, यानी पापड़ तला गया तो पापड़ क्या हो गया, ज़्यादा लाल हो गया। तो थोड़ा सा ऐसा भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रिक आपका, आप 1-2 बार इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आने लगेगा। और इसके हिसाब से 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, आगे आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा लास्ट ये देखिए, उनकी जो लिपि थी वो लिपि थोड़ी चित्रात्मक थी। कहने का जैसे हम लोग अभी लिखते हैं तो ये रावी रा से रा लिखे, वी लिखे, ऐसा नहीं था। उनका चित्र तरह का चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करते थे वो लोग। और नीचे आएंगे हम लोग, नीचे एक छोटा सा पॉइंट मैंने मेंशन किया है, ये थोड़ा ध्यान करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसीलिए मैंने स्पेशली इसको मेंशन किया। मोहरों पर और टेराकोटा। टेराकोटा आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था, वो जो पकी हुई मिट्टी जो होती थी जिससे ईंट बनती है, तो पकी हुई मिट्टी का ये लोग खिलौना वगैरह बनाते थे। तो मुहर और टेराकोटा पर गाय का अंकन नहीं है। गाय का साक्ष्य है, ऐसा नहीं कि गाय का साक्ष्य नहीं है, गाय वो लोग पालते थे। लेकिन मुहर और टेराकोटा पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि मुहरों और टेराकोटा पर किस पशु का अंकन नहीं है, तो गाय का अंकन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। साक्ष्य की बात करेगा तब तो शेर का साक्ष्य नहीं है, लेकिन अंकन की बात कर रहा है तो मुहरों और टेराकोटा पर गाय का अंकन नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग अपना सिंधु सभ्यता का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये सभ्यता का पतन हो गया था, और पतन के लिए सभी इतिहासकारों में अपने अपने मतलब उनके मान हैं। जैसे मैक्सिमम तो मानता ही है कि बाढ़ से ही ये मतलब सभ्यता ख़त्म हुई थी, बाढ़ आया और पूरी तरह से ये उसको डुबा गया, ख़त्म हो गया। लेकिन गार्डन चाइल्ड और व्हीलर विद्वान है जो इतिहासकार है, वो मानते हैं कि इसका बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण से ऐसा हुआ। लेकिन ये पूरी तरह से ज़्यादा मान्य नहीं है। कुछ लोगों ने जलवायु परिवर्तन बोला, कुछ लोगों ने प्रशासनिक शिथिलता बोला, कुछ लोगों ने बोला कि महामारी फैल गया होगा, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, तो उस टाइम कुछ महामारी हुआ होगा और सब लोग मर गए होंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि पूरी जो खुदाई हम लोग कर रहे हैं ना, खुदाई का अर्थ क्या है कि सारा बिल्कुल बना बनाया चीज़ ज़मीन के अंदर रह गया, धंस गया, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही अभी निकल के आ रहा है। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि बाढ़ आया होगा और उसके ऊपर से पूरी मिट्टी का लेयर बन के उसके ऊपर बैठ गया और वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो अभी तक बाढ़ वाला ही ज़्यादा साक्ष्य है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं आने जा रहा है कि हाँ बाढ़ से ही मरा या ऐसे मरा, लेकिन आपको बस समझ के लिए एक बता दिया मैंने कि सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो है बाढ़ है। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे कुछ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हम लोग आते हैं फास्ट क्वेश्चन एंड आंसर में। टोटल 80 क्वेश्चन है, बिल्कुल फास्ट उसको देखेंगे।
जो भी छोटा मोटा कन्फ्यूजन पिछले 2 वीडियो या अभी जो आपके माइंड में रह गया होगा, वो बिल्कुल ये 80 फास्ट क्वेश्चन आंसर करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद जब आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम 23-24 आप 100% सही करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल मुझे लगता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिटेल में पूरा देख लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसे समझ भी लिया 2 बार 4 बार हम लोगों ने उसको रिवाइज करके मैंने आपको रिपीट भी किया, समझाया भी। अब क्या है कि पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपके माइंड में ये चीज़ पूरी तरह से बैठ जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, अभी फास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, 80 क्वेश्चंस है, और इसके बाद 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपको एक टेस्ट के रूप में देखना है। आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये 24 क्वेश्चन है, मैंने कितना सही किया। तो पहले 80 क्वेश्चंस ये फास्ट में हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ये क्लियर है कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व जो है ये बिल्कुल मान्यता प्राप्त काल है। ऐसे बहुत सारे आपको काल मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स में, बहुत हर जगह, लेकिन ये सबसे मान्य है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने पर टिक आउट भी यही करना है। नेक्स्ट क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन नहीं थी। पहली बात तो समकालीन किसके थी? आप जानते हैं मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था। ग्रीक से ये समकालीन नहीं थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? विस्तार में आप देखेंगे रोपड़ अपना जो पंजाब में है, राजस्थान में कालीबंगा था, और गुजरात में लोथल, उत्तर प्रदेश में आपको अपना ईस्ट जो बॉर्डर है आलमगीरपुर, और हरियाणा हो गया आपको राखीगढ़ी, सिंध में आपको सिंध के लड़काना ज़िला में अपना मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला जो बोलते हैं, और बलूचिस्तान अभी भी है नाम जो आप जानते हैं। तो ये सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार था, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? अभी तो अवशेष अब काफ़ी जगह से मिलने लगे हैं, लेकिन सबसे पहले सुरकोटदा से मिला था, और यही क्वेश्चन आपको बार बार आएगा और एग्जाम में भी आपको इसी को टिक आउट करना है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगा, मैंने बार बार ये बताया आपको कि कालीबंगा को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। इससे क्वेश्चन घुमा घुमा के लोग डालते हैं। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियाँ। यहाँ और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? तो आपको भूकंप के साक्ष्य मिले, अलंकृत ईंट, नक्काशीदार ईंट जिसको बोलते हैं, इसके बाद आपको जूते हुए खेत। ये 4-5 पॉइंट आप जब इसको जो एक के पहले के जो वीडियो हैं 1 और 2, ये तो 3rd वीडियो है, 1 और 2 वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है कि इसको बताने की मुझे आवश्यकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कालीबंगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? अपने पुराने वीडियो जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला है उसमें मैंने बार बार ये डिस्कस किया था कि मुद्राएं जो थी वो सेल खड़ी की बनती थी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग में आएगा, इन लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये व्यापार तो बिल्कुल था, लेकिन मुख्य व्यवसाय अगर कहिएगा तो ये अपना कृषि होगा। व्यापार तो था ही, क्योंकि कृषि का जो उपज करते थे उसी के थ्रू ये व्यापार करते थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय आपको यहाँ पे मेंशन कर लीजिए आप लोग, ये कृषि होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ये क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जाना ही इसीलिए जाता है, अपने नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। ये बार बार आपको दिमाग में रखना ही रखना है। ये तो बिल्कुल ईजी से ईजी क्वेश्चन रहेगा। ये अगर आपने गलत कर दिया तो फिर इसका मतलब है कि आपने मेरे पूरे वीडियो आपने देखा नहीं। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। बिल्कुल माइंड में क्लियर कीजिए, ईंट से ही बनता था, चाहे वो पक्की हो चाहे कच्ची हो, लेकिन ईंट से ही बनता था। कच्ची ईंटों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कच्ची ईंट के लिए सिर्फ 2 ही जगह है। आपको एक रंगपुर है सौराष्ट्र, जो कि समकालीन सभ्यता में आता है, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। और इसके बाद आपको कालीबंगा में जो भवन थे वो भी कच्ची ईंटों से ही बने थे। इसके बाद आप किसी भी स्थल को देखेंगे सिंधु सभ्यता के, सभी पक्की ईंटों से बने। तो कहने का कच्ची हो चाहे पक्की हो, लेकिन ईंट से तो बनते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, क्योंकि भारत कपास के लिए ही जाना जाता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम उत्पादन करने का श्रेय कपास का भारत को ही है।
हड़प्पा सभ्यता की खोज अगर मुझे ये बताना पड़ा तो बहुत मुश्किल है, ये तो आपको जानना ही होगा। दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो ये अपना लोथल, गुजरात। एकदम दिमाग में बिठाइए। पत्तन नगर की बात हो जाए, गोदीबाड़ा की बात हो जाए, ठीक है, डॉकयार्ड बोला जाए, बंदरगाह बोला जाए, सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए लोथल। लोथल कहाँ है? बिल्कुल क्लियर, गुजरात। पैमाने की खोज, लोथल, कोई कन्फ्यूजन नहीं। पैमाना क्या था? मापतौल से परिचित होना, बस यही था। अगर आप लोगों ने मेरे 1 और 2 पार्ट को वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता ही है, इतना ईजी होगा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ये विद्वान जिसको पुरोहित बोलते थे, जो पढ़ाते थे, नॉलेज, लोगों को ज्ञान बांटते थे। योद्धा हो गए, व्यापारी हो गए, श्रमिक हो गए। बिल्कुल ये सीक्वेंस है, ये मेंटेन रहेगा, आप याद रखें इसको। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों है? इसका रीज़न यही है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, सबसे पहले जो प्राप्त किया गया था कि सिंधु सभ्यता ऐसा कोई सभ्यता है, तो वो था हड़प्पा। तो हड़प्पा सर्वप्रथम 1921 में उसकी खुदाई हुई, उसकी जानकारी मिली। और अक्सर यही होता है कि जो सर्वप्रथम मिलता है उसी के हिसाब से उस चीज़ का नाम आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता, जो भी कहिए, ये कहलाए। खोज कब हुई? 1921, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही नहीं है? सही है। इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। मातृदेवी की पूजा करते ही थे, और पशुपति का अंकन आपको सेलखड़ी की मुद्राओं में मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये लोग इसका सम्मान करते थे। पशुपति वही अपने शिव भगवान की जैसी उनकी आकृति थी, तो यही मानते थे कि शिव भगवान को ये पूजते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? जैसे अभी समाज क्या है हमारा, विभिन्न वर्गों में बटा हुआ है। कोई शूद्र, कोई बोलेगा मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं ये हूँ, वो हूँ। तो उस समय ऐसा स्थिति नहीं था। उसमें कोई कास्टिज्म, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, बिल्कुल उचित समतावादी, जैसे जो कर्म करते थे वैसा उनका समाज होता था। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थलों कहा गया है? तो ये मोहनजोदड़ो, ये माइंड में बिठा लीजिए। 3-4 वर्ड बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंध का नखलिस्तान बोलिए, सिंध का बाग बोलिए, मोहनजोदारो बोलिए, मृतकों का टीला बोलिए, मुर्दों का टीला बोलिए। ये सब नाम मोहनजोदड़ो के ही हैं, इसलिए मोहनजोदड़ो से 4-5 नाम है जो घुमा घुमा के देता रहता है एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता डिस्कस हो चुका है अपना, त्रिभुजाकार था। बहुत लोग आयताकार मार देते हैं, तो आयताकार नहीं है, त्रिभुजाकार है। एक त्रिभुज के समान है और थोड़ा सा कर्व है, लेकिन वो त्रिभुजाकार ही बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मैंने जस्ट डिस्कस किया, कालीबंगा से पॉइंट आउट कर लीजिए, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। हल से जोते हुए साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, बहुत सारा पॉइंट है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? देखिए फिर वहीं पहुंच गए हम लोग, कालीबंगा। ईंटों का अलंकरण अभी मैं बार बार रिपीट करूंगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 सिंधु सभ्यता का नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये सब मैंने बार बार और बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ईजी तरीके से अच्छे से समझाया है कि कालीबंगा को क्यों पढ़ना जरूरी है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने सब मेंशन किया है। तो ध्यान रखिएगा, ईंटों का अलंकरण। और कभी एग्जाम में मिलेगा नक्काशीदार ईंट, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि ईंटों का अलंकरण अलग है, नक्काशीदार ईंट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। आपको नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, और 2 चीज़ बिल्कुल माइंड में बिठाइए, स्नानागार और अन्नागार। जब भी पूछेगा अन्नागार, स्नानागार, सीधे आप लोग मोहनजोदड़ो पहुँच जाइए, एकदम क्लियर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मैंने बार बार जो पशुपति का सम्मान की बात अभी कुछ देर पहले हुई थी, सेलखड़ी की मुद्राओं में पशुपति की आकृति मिली है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले हैं जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव भगवान जो आज हम लोग मानते हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं, उसकी पूजा वो लोग करते थे। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अगर मुझे ये बताना पड़ा तो शायद बहुत मुश्किल होगा ये आप लोग के दिमाग में ऐसे ही बैठा होगा। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, डिस्कस हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता की प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के पास ये मिली थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसको बोलते हैं। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिलता है? ये मैंने डिस्कस किया था कि एक श्रृंगी बैल।
ये बैल जो है दोनों जगह पवित्र था, भारत में भी पवित्र था, मेसोपोटामिया में भी पवित्र था। तो ये जो बैल है इसके जो वजह से इसका भी पता चलता है कि भारत और मेसोपोटामिया से हमारे संबंध थे। तो एक श्रृंगी बैल यानी बिल्कुल पवित्र मानते थे बैल को सिंधु सभ्यता के लोग। तो सबसे पवित्र पशु अगर आपसे पूछा जाए तो बैल ही आपको टिक आउट करना है। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर कन्फ्यूजन है तो मेरे 1 और 2 वीडियो को देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात। कोई कन्फ्यूजन नहीं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए कहा गया था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही मिला था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब। मांडा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। ये हमारी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है। जब मैंने अब चौहद्दी डिस्कस किया था सिंधु सभ्यता के पार्ट 1 वीडियो में, चौहद्दी मैंने बताया था कि दक्षिणी सीमा आपको दैमाबाद, उत्तरी सीमा मांडा, ईस्ट इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर, और वेस्ट जो है पश्चिम की सीमा सुत का गेंडोर जो पाकिस्तान में है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब। रोपड़ जिसको आज रूपनगर के नाम से जानते हैं लोग, तो ये पंजाब में किस नदी के तट पे है? ये इसी वीडियो में मैंने इसका ट्रिक दिया कि ये नदी और जो हड़प्पा का हरा रावी नदी के तट पर मौसी ऐसा करके ट्रिक है, ये आप लोग जरूर देखे होंगे तो आपको ये आसान लग रहा होगा। रोपड़ कौन सा नदी के तट पे है? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये धौलावीरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो में ये मेंशन भी किया था कि ये आपको याद रखना है, इसको भूलने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। धौलावीरा इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय मिला था, जिससे ये पता चला था कि ये लोग जल का संचय मतलब उसके लिए फ्यूचर के लिए स्टोर करना सीख गए थे। तो जो आज हम लोग, आज तो बहुत लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उस समय के लोग ये करना सीख चुके थे, ये बहुत बड़ी बात है। धौलावीरा 3 दुर्ग में, 3 किलो में, 3 पार्ट में डिवाइड था, ये मैंने डिस्कस किया था। इकलौता एक जगह है जो 3 पार्ट में था। हड़प्पा और एकमात्र स्टेडियम जो हम लोग जानते हैं खेल का मैदान, वो भी धौलावीरा में ही मिला था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बिल्कुल क्लियर रखिए, लाल ही था, लाल से ही रंगते थे वो लोग। हाँ, डिजाइन वगैरह उसके ऊपर काले रंग से करते थे, लेकिन मुख्य रूप से लाल है और लाल ही आपको एग्जाम में टिक करना है। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, उन्होंने लिखना तो जानते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो लिपि, जिस लिपि को हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो वो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंगल सिंधु सभ्यता आता है जो आद्य ऐतिहासिक काल में आएगा। इसके पहले जो लिपि नहीं जानते थे वो प्राग ऐतिहासिक काल, और जब से लिपि जो वैदिक सभ्यता है वो लिपि हम लोग पढ़ चुके हैं तो वो ऐतिहासिक काल। तो याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ही आता है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं? कुआं का अवशेष जब भी बात हो तो मोहनजोदड़ो को याद कीजिए, मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, मुझे लगता है कि ये बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने वीडियो में बार बार इस बात को रटा है कि भाई ये 2 नाम तो आप रट लीजिए, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी हड़प्पा और राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो। रंगपुर समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में, जो कि गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के निर्देशन में ये जो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे? ये तो मैंने पहले डिस्कस किया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ये बैल, एक श्रृंगी बैल, इससे ही पता चलता है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, क्योंकि इसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि उनकी जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। सिंधु स्थल समुद्र तट पे नहीं था। समुद्र तट पे कौन कौन था मैंने बता दिया था आपको, लोथल, आपको सुरकोटदा और बालाकोट, कोट दीजिए, उसमें नहीं है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो में आपको डिस्कस किया हमने कि अन्नागार और स्नानागार, यही 2 है जो इम्पोर्टेंट है। इमारत बोलिएगा, स्नानागार तो इमारत होगा नहीं, तो अन्नागार हमारा इमारत है।
अन्नागार आज के डेट में कहिए तो गोडाउन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? ये क्या था कि घर में जो ये लोग दरवाज़ा और खिड़की लगाते थे, ये काफ़ी आधुनिक सोच थी इनकी। इतने पुराने लोगों की आधुनिक सोच, ये आश्चर्य की बात है कि खिड़की और दरवाज़ा मैक्सिमम ये लोग मतलब मुख्य सड़क पर नहीं खोलते थे। इनके सभी आपको जो दरवाजे खिड़की मिलेंगे वो जो टर्सरी बोलते हैं रोड हम लोग, बिल्कुल जो मुख्य सड़क से जो अंदर की ओर आता है, छोटी सड़क या पतली सड़क, उस पे खोलते थे। और इनका बिल्कुल घर बनाने का तरीका आज की तरह है, बिल्कुल वेल मैनेज्ड। बिल्कुल एक तरह के घर बनते थे और सभी घर से नालियाँ निकलती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई जाके आगे मुख्य नाली में मिल जाती थी। तो बिल्कुल जो कहा जाए कि एक बेहतर शहर नगर जो इन्होंने बसाया था। ठीक है, तो पद्धति कौन सी थी? ये ग्रिड पद्धति बोलते हैं उसको। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? डिस्कस हो चुका है, लोहा। लोहा कब से आया? ये उत्तर वैदिक काल से आया, ऋग्वैदिक में भी नहीं था। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मिला है? लोथल से डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन। कपास सर्वप्रथम भारत में उपजा है और ग्रीक यूनान लोग इसको सिंडन बोलते थे। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में रिपीट होता है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ। तांबे का रथ कहाँ मिला आपको? दैमाबाद। दैमाबाद क्या है आपका? डिस्कस हो चुका है। दक्षिणी सीमा है अपना। ये किस नदी के तट पे है? प्रवरा नदी के तट पे है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। तो तांबे का रथ जब भी पूछेगा तो सीधे दक्षिण की तरफ भागिए, महाराष्ट्र के पास। हड़प्पावासी लाजवर्द बिल्डिंग मटेरियल का आयात कहाँ से करते थे? तो उस समय तो सीमेंट तो नहीं होगा, तो उस समय चूना पत्थर जो भी इस्तेमाल लोग करते थे बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, ये हिंदू कुश क्षेत्र के बदरखां, ये आपको मेसोपोटामिया में है, वहाँ से मंगाते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मैंने मोहनजोदड़ो वाले पार्ट में ये डाला था कि 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको रिमाइंड करना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। धान्यागार हो गया, स्नानागार हो गया, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति, ये सब आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ये 1-2 क्वेश्चन तो बना के लोग डाल ही देते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आस्क्ड है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये आप लोग ध्यान रखें, ये एक छोटा सा पॉइंट है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जब भी पूछेगा तो हड़प्पा डालना है। नेक्स्ट आइए, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, टॉम एंड जेरी करके। देखिए ध्यान रखना है, टॉम एंड जेरी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें चूहा, बिल्ली, कुत्ता तीनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है, बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चन्हू दड़ों को अगर आप डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, तो चन्हू से लगता है चूहा और दौड़ों से दौड़ो। तो चूहे से थोड़ा ट्रिक बना लीजिए कि चन्हू दौड़ो यानी कि चूहा दौड़ रहा है, बिल्ली पीछा कर रहा है, कुत्ता पीछा कर रहा है। तो इस तरह का माइंड में ध्यान रखेंगे तो ये आपको ध्यान रहेगा कि बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिले थे? तो ये आपको चन्हू दड़ों से मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? ये एक जार मिला था वहाँ पे। जार में क्या था? ये एक मछली दबाए हुए चिड़िया है जो पेड़ पे बैठी है और नीचे लोमड़ी है जो उनको कुछ समझा रहा है। और फाइनली आपने शायद स्टोरी अगर आपने सुना होगा तो लोमड़ी उस चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर उससे गाना गवाता है और गाना गवाने के चक्कर में उसके मछली जो उसके मुंह से गिर जाती है और वो लोमड़ी उस मछली को खा जाता है। तो ये पंचतंत्र में स्टोरी है। ये स्टोरी के जैसा बिल्कुल पिक्चर उस समय के जार में प्राप्त हुआ है, तो ये समझ में आता है कि ये स्टोरी बहुत पुरानी है। तो ये कहाँ से मिला है? लोथल से। हमको लगता है कि स्टोरी सुनने के बाद आपको ध्यान हो जाना चाहिए, एग्जाम में गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? मैंने आपको शायद ये डिस्कस किया था कि हड़प्पा स्थल पूरे सब जगह खोज हो रही है, खुदाई हो रही है
और अभी तक ये माना जाता है कि मात्र 5 से 6% ही खुदाई हुई है, और तभी हम लोग इतना जान चुके हैं। खुदाई रेगुलर चल रही है और बार बार अभी हो रही है। तो स्वतंत्रता के बाद मैक्सिमम खुदाई जो है गुजरात में हुई है। गुजरात में आप जानते हैं लोथल है, सुरकोटदा है, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। तो मैक्सिमम खुदाई अभी गुजरात में ही हुई है, ये आप ध्यान रखें। किस फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? अभी तक यही मान्य था कि चावल का उत्पादन हड़प्पा काल के लोग नहीं कर पाते थे। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि चावल की साक्ष्य जो है, चावल के साक्ष्य लोथल से मिल चुके हैं। मैंने पार्ट 2 वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है कि चावल के साक्ष्य मिल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि अब आएगा, इसका कोई मतलब भी नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए आप बिल्कुल क्लियर रहें। एग्जाम में आए तो बिल्कुल डालिए लोहा नहीं मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सप्ताह में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये शेर के भी अवशेष अभी तक नहीं मिले हैं, ना इसका पिक्चर मिला है, ना ही इसके कोई हड्डी या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे धातु कौन सा नहीं मिला, लोहा नहीं मिला, और पशु कौन सा नहीं मिला, तो शेर नहीं मिला, बाकी सब मिल गए। अभी कोई कुछ सालों पहले घोड़े की बात चल रही थी कि घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन अब तो घोड़े के भी साक्ष्य मिल गए, आपको पता ही है, सुरकोटदा से। लेकिन शेर का अभी तक नहीं मिला है। चनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चनूदड़ो वही चूहा दड़ो जो मैंने बात की थी, J.H. मैके, याद रखें इसको। हड़प्पा सप्ताह की खोज कब हुई थी? अब ये मुझे बताना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने वीडियो नहीं देखा होगा तभी शायद आपको याद ना हो, लेकिन वीडियो देखने के बाद असंभव है कि आपको याद ना रहे। हड़प्पा सप्ताह के बारे में कौन सी युक्ति सही है? इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उचित समतावादी, कास्टिज्म था नहीं। सिंध का नखलिस्तान बाग, ये रट लीजिए क्योंकि ये रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन ही बार बार आता है, तो क्या किया जाए। SSC में आ जाता है, तो कभी किसी में आ जाता है, कभी रेलवे में आ जाता है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी डाल देते हैं। तो मोहनजोदड़ो के जितने भी नाम हैं, सिंध का नखलिस्तान, सिंध का बाग, मोहनजोदाड़ो, मृतको कटीला, मुर्दो कटीला, ये याद रखिए आप, ठीक है। तो ये करने के बाद ये हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कर लिया। और जो भी, मुझे नहीं लगता है कि वीडियो जो अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो आपने देख लिया होगा, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन बचने वाला है इससे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएं तो सिंधु सप्ताह से बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाएगा। 99% आप लोग टिक करके आएंगे और आपको खुशी होगी कि मैंने टिक किया है। तो चलिए अपने आप को थोड़ा टेस्ट भी कर लें। इसके बाद 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग देखें, मैं बताऊंगा और उसके साथ आंसर भी दूंगा। तो आप लोग थोड़ा कॉपी पेन लेकर के टिक भी करें कि हाँ मेरा कितना सही होता है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर उस 24 में आपका कम से कम 23 भी तो सही जरूर होना चाहिए। 1-2 गलती माफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा माफ़ी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंधु घाटी सप्ताह को अच्छे से देख लिया है, लेकिन ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव भी साथ में किया जाए, तो जितनी भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाती है। तो लेट्स चेक करते हैं हम लोगों ने कितना पढ़ा है। चलिए ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? हमारा ऑप्शन है सुरकोटदा, बनावली, मांडा, लोथल। इसका आंसर होगा सुरकोटदा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन मुद्रा मुख्य रूप से बनी थी कांसा, तांबा, सेलखड़ी, लोहा। तो ये बनी थी सेलखड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सप्ताह का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, व्यापार, पशुपालन, कृषि। इसका आंसर है कृषि। सिंधु सप्ताह में पैमाना की खोज कहाँ हुई थी? कालीबंगा, चनूदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो। मैंने आपको पहले ही बताया था लोथल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो गुजरात में है। तो पैमाने की खोज गुजरात में ही हुई थी, लोथल में ही, क्योंकि ये आपको एक बंदरगाह था, तो यहाँ पर पैमाने के इस्तेमाल की जाती थी, नाप तौल के लिए की जाती थी। नेक्स्ट आइए, सिंध का नखलिस्तान कौन था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बार बार हम लोगों को परेशान करता है।
तो ऑप्शन हमारे पास है लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला, नखलिस्तान कहते थे। ये आपको सिंध में है, अभी पाकिस्तान में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक पद्धति क्या थी? हर तरह की पद्धति होती है, जैसे वर्ण आधारित है, उचित समतावादी, जाति आधारित है, दास श्रमिक है। तो उस समय कोई जातिवाद नहीं था। इसका आंसर होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। अक्सर इस क्वेश्चन में लोग गलत कर जाते हैं। इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक खोज किस जगह पे की गई? भारत की बात हो रही है, किस जगह पे की गई? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसका आंसर होगा गुजरात। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद मैक्सिमम जो खुदाई है और जो खोज की गई है वो गुजरात में की गई थी। नेक्स्ट आइए, सैंधवकालीन यानी सिंधु सभ्यता काल में कि जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद, लोहरदगा, कालीबंगा, सुरकोटदा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ये है आपका दैमाबाद। दैमाबाद आपको महाराष्ट्र में। ये 10 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल आप लोग दिमाग में बिठा ही लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आ जाता है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है हमारा, तांबे का बैल, अग्निकुंड, लकड़ी का हल, अलंकृत ईंट, भूकंप के साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? इसमें क्या है, कभी भी क्वेश्चन आपको दे देगा कि लकड़ी का हल कहाँ मिला, अलंकृत ईंट कहाँ मिले, भूकंप का साक्ष्य कहाँ मिला, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला, कोई भी इसमें डाल देगा। इसका आंसर होगा, पहले हम लोग ऑप्शन देख लें, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, प्रभास पाटन। तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। ये सारे चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, संगनकुल्लू, पिकली हल, कालीबंगा। इसका आंसर होगा संगनकुल्लू। नेक्स्ट, मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? ये मातृ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मातृ जो हम लोग लिखते हैं वैसा ही आएगा। तो मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन है बेलन लोदा नाला क्षेत्र से, रोपड़ से, लोथल से, दैमाबाद से। तो इसका आंसर है बेलन के लोदा नाला क्षेत्र से। नेक्स्ट, एकमात्र स्टेडियम यानी ऐसा समय, सिंधु सभ्यता का ऐसा समय है जिसमें कि स्टेडियम भी था, जो आज के आधुनिक समय में आप देखते हैं। सिंधु सभ्यता, सबसे बड़ी बात है कि एक शहरी सभ्यता थी। जो आश्चर्य की बात है कि इस शहरी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये काफ़ी डेवलप थे ये लोग। तो एकमात्र स्टेडियम किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुआ है? हमारा ऑप्शन है लोथल, रोपड़, धौलावीरा, दैमाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा मिला है धौलावीरा में। नेक्स्ट, धौलावीरा की खोज किसने की? हमारे ऑप्शंस हैं JS जोशी, ये JS नहीं है, JP जोशी होगा, JP जोशी, दयाराम साहनी, JS मैके, A जॉन मार्शल या सर जॉन मार्शल जो बोलते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा JP जोशी। ये ध्यान रखिएगा, JP, S नहीं है, JP जोशी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कहाँ है या कौन सा है? रोपड़, कालीबंगा, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। हमारा आंसर होगा
राखीगढ़ी हरियाणा में, और ये सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल आज तक का खोजा हुआ है। नेक्स्ट, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? ऑप्शंस हैं भारत, मिस्र, मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि कपास की खेती की जो है सर्वप्रथम भारत में ही शुरू की गई। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे रिलेटेड है? इसको कौन सी सभ्यता बोलते हैं? हम लोगों ने स्टोन एज में पढ़ा था। अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से और आप वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। पहला ऑप्शन है हमारा प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रागैतिहासिक युग जिसमें कि कोई भी हमको लिपि नहीं मिली, मतलब पद्धति लिपि या लिखने की कला नहीं थी उन लोगों के पास। आद्य ऐतिहासिक एक ऐसा काल हो गया जिसमें लिखने की कला इनके पास थी, लेकिन हम लोग इसको अभी तक पढ़ नहीं पाए। काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक हम लोगों ने डिकोड नहीं कर पाया उसको हम लोग अभी तक। तो वो आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता आता है। और इसके बाद से जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से आपको ऐतिहासिक युग की शुरुआत हो जाती है। उस समय से लेके जितने भी लिपि है उन सभी को पढ़ा जा सका है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो सिंधु सभ्यता एक इकलौता है जो आद्य ऐतिहासिक युग में आता है। नेक्स्ट है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारे हड़प्पा संस्कृति से, वैदिक साहित्य में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, इनमें से कोई नहीं। तो सब सर्वप्रथम चांदी की साक्षरता जो है हमारे ये हड़प्पा संस्कृति में मिले थे। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ है? जो मिट्टी के होते हैं ना, घड़े वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह हो गए, इन सब पर आज भी हम लोग कलर करते हैं। महाराष्ट्र में काला कलर करते हैं लोग, नॉर्थ में आपको रेड कलर करते हैं, हर जगह कलर करने का सिस्टम है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी मिट्टी के बर्तनों पर कलर किए जाते थे। तो कौन सा कलर था? लाल, नीला, हरा, पीला। तो उस समय लाल कलर किया जाता था उसमें। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऑप्शन है हमारा धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। हमारा आंसर हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आपको ध्यान होगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। इन दोनों ने खोज की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी और मोहनजोदड़ो की 1922 में। लेकिन इन दोनों के प्रभारी कौन थे? तो प्रभारी का ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। तो ध्यान रखिएगा, इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये 1902 से लेकर 1928 ईस्वी तक पुरातात्विक खुदाई के महानिदेशक थे। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी सभी का अवशेष मिला, पिक्चर्स मिले, सब कुछ मिले, लेकिन किसी एक का नहीं मिला है। जैसे गाय है, घोड़ा है, हाथी है, शेर। आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर। शेर ही एक ऐसा है जिसका पिक्चर या कोई भी अवशेष वगैरह कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा ऐसा हड़प्पन स्थल है जो तीन नगरों में विभाजित है? आपको ध्यान होगा कि हड़प्पा के जितने भी नगर हैं, मोहनजोदड़ो कीजिए या हड़प्पा हुए, जो भी थे, सभी का दो पार्ट में डिवाइड था। एक अपर पार्ट था, एक लोअर पार्ट था। अपर पार्ट आज के डेट में अगर आप लोग कहेंगे तो वीआईपी पार्ट बोलिए, कि जो भी अमीर लोग थे उधर ऊपर की ओर रहते थे। दुर्ग बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में। दो दुर्ग होता है, तो यहाँ तीन दुर्ग की बात की जा रही है। तो अपर दुर्ग और लोअर दुर्ग। लेकिन एक ऐसा भी स्थल था हड़प्पा में जहाँ पे कि ये भाग तीन भाग में डिवाइड था, एक अपर, मिडिल और लोअर। तो हमारा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा,
राखी गढ़ी। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा धौलावीरा। ठीक है, ये आपको 3 पार्ट में डिवाइड था। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जिस तरह हम लोगों ने देखा अभी ऊपर के क्वेश्चन में कि कौन से पशु का कोई पता नहीं चला, जैसे शेर का पता नहीं चला था, उस तरह एक धातु भी है जो ऑप्शन हमारे पास है, तांबा, सोना, चांदी और लोहा। इसमें से लोहा के साक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य में भी ऋग्वैदिक आर्य को लोहे के ज्ञान नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को अच्छे से पढ़ा, डिटेल में जानकारी ली, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। बस इसको 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन और बिल्कुल सिंधु सभ्यता आपके दिमाग में बैठ जाएगा और काफ़ी ईजी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग लेकर आएंगे वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक आर्य, उत्तर वैदिक आर्य, आपको वेद, ये सभी डिटेल्स इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग डिस्क्रिप्टिव करेंगे और उसके थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिससे कि हमारा पूरी तरह से दिमाग में क्वेश्चन सेट होता जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको तुरंत उसका पता चल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।